क्लास 10th के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, वेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है कि इससे पहले जो हमारा चैप्टर है वो आपको देनी पॉलिनोमियल्स से। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है आपका कि आपने 9th क्लास में पढ़ चुका था, उसके बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसको अध्ययन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पार्ट था पॉलिनोमियल्स का वो कट चुका है, यानी कि हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर आपका है जो आपका बनता है वो आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर ऑफ लीनियर हमारा है दो चर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें होता क्या है कि इस चैप्टर वाला जो इंट्रोडक्शन है इसमें क्या होता है कि आपको दो चर, यानी कि इसमें क्या होता है दो चर होते हैं। दो चर मतलब आपको दो वेरिएबल, यानी कि एक्स वाई होते हैं, या एक्स वाई होगा जेड वाई होगा, यानी कि टू वेरिएबल होंगे। यानी कि जैसे हमारा क्या होता है, हमारा वन वेरिएबल होता है कि ये आपका होता है 2x+3 हो गया इक्वल टू 0, ये आपका वन वेरिएबल है, इक्वेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, अगर इसमें क्या होगा एक वेरिएबल और जोड़ दिया जाएगा ऐसा, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, टू वेरिएबल हो गया। ओके, तो ये आपका इस टाइप हो गया, यानी कि टू वेरिएबल, यानी एक्स वाई हो गया, या आपको जो है ए वाई, ठीक है, जेड एक्स हो गया, ठीक है, 2z हो गया +3 जो है तो हर चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे करना क्या आपको यहाँ पे कि दो चर वाले समीकरण है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू में कि दो चर होने वाले चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, इनकी लीनियर होना चाहिए। यानी इसका मतलब होता है कि अगर यानी जो पावर है हमारा x+y जो पावर है इसका ये वन होना चाहिए, ओनली केवल आपका वन होना चाहिए। अगर वन रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, आपको लीनियर कहलाएगा, यानी कि रैखिक कहलाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है वो कैसे होना चाहिए, दो चर होना चाहिए और साथ क्या होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। उनका जो घात होता है दोनों चर पे वो एक होना चाहिए। तो उनका जो सम होगा, उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा, वो सारे क्या कहलाएंगे आपको, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि इसके पीछे जो कुछ डिफिनेशन है, ठीक है, वो हम समझते हैं यहाँ पे कि इससे होता क्या है, कह रहा है कि दो चरों में रैखिक समीकरण कैसे बनता है। तो दो चरों में रैखिक समीकरण कैसे बनता है देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा ए एक्स है प्लस डी वाई प्लस सी होता है। ठीक है, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, यानी ए बी जो हमारा है आपका ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है और इसको हम क्या कहते हैं नंबर में लिखते हैं। नंबर मतलब क्या हो गया हमारा, ये रियल नंबर का हो सकता है। रियल नंबर क्या हो गया आपका, वास्तविक संख्या। अगर हिंदी में कहें वास्तविक संख्या में क्या होता है आपका रेशनल होते हैं और इरेशनल नंबर जितने भी लिख सकते हैं आपको, ये आपको कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि गुणांक होते हैं। इनको क्या करेंगे, जो है रियल नंबर में ही लिख सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे हमारा कि जो ये वाला पार्ट है कि बी वाई है प्लस सी है, वाई का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट ए है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी तीनों क्या आपका रियल नंबर है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई रैखिक समीकरण बनाना है दो चर वाला, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारा ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, यानी ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि 0 नहीं हो, अगर आपको, ठीक है, 0 अगर आपको यहाँ पे 0 लिख देंगे, ये भी 0 कर देंगे, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 × x कर दिया प्लस 0 × y कर दिया प्लस c कर दिया, ठीक है, डी क्या आ जाएगा हमारा 0 + 0 + c, है ना। तो यानी क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी, खत्म हो जाएगी और ये क्या बचेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू बचेगा। उसमें क्या है आपका जो चर है वो नहीं है, और चर अगर नहीं है तो क्या कहलाएंगे, आपको जो है आप रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। तो मेरा मानना है कि अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के स्वरूप देखते हैं कि दो चीज़ें आपके यहाँ पे हैं। कह रहा है कि 4x + 5y = 2। तो 4 देखें यहाँ पे, एक ये आपका x का गुणांक कितना है, 4 है, y का गुणांक कितना है, 5 है, यहाँ पे आपका 2 है। ठीक है, ये आपको इधर है, तो आप चाहें तो इस रूप में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया यहाँ पे 4x + 5y - 2 = 0। ठीक है, इस रूप में आया कि नहीं आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, गुणे के रूप में नहीं रहेगा, ये हमेशा जो दोनों का रिलेशन है, यानी एक चर ये है एक चर ये है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो आपका मल्टीपल या डिविजिबल के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी कि भाग और गुणे के रूप में नहीं होना चाहिए, केवल और केवल किस में होना चाहिए, प्लस में और माइनस में होना चाहिए, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी हमारा कांस्टेंट जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस में होना चाहिए, ना कि मल्टीपल में, यानी कि गुणे के या भाग के रूप में नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया आपका।
इतनी सी बात समझ में आए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर ना जीरो होना चाहिए आपको ना यहाँ पे दोनों आपका वाई की वैल्यू और एक्स की जो कोफिशिएंट है गुणांक वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हो गया हमारा, इसको हम ऐसे बना सकते हैं इस रूप में, ठीक है। यहाँ देखिए √2 है, √3 है, ये भी क्या है रियल नंबर है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है √2, वाई का कोफिशिएंट कितना है √3 = 7। इसको भी क्या कर सकते हैं इस रूप में बना सकते हैं। तो √2 एक्स हो गया प्लस √3 वाई हो गया -7 = 0, ठीक है। ये हमारा पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ सकते हैं आप कि ऐसा हमारा बनता है, ठीक है। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि इसमें क्या है दो चर है, एक्स वाई है, ठीक है, ए बी है, सी डी है, यह आपको जो है जितने भी हमारे कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि दो चर वाले जिनमें क्या आप जानते हैं वेरिएबल मतलब होता क्या है, मतलब होता क्या है कि जिनमें जिनका मान क्या हो, जिनका जो घात का मान क्या हो बदलता रहता है। अगर ये बदलता मान रहता है तो वो क्या कहलाएंगे वेरिएबल कहलाते हैं, वेरीज हो रहा है, ओके। अगला यहाँ पे है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में युग्मक, ये क्या होता है दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण, युग्मक है ना, युगपत है सॉरी, युगपत समीकरण। इसमें कहता है कि ये आपका समूह होता है। अगर हमको यहाँ पे देखिए एक्स और वाई का मान निकालना होगा तो हमारे लिए क्या होगा, आसान नहीं होगा। आसान क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या वैल्यू निकालेंगे, कुछ नहीं वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये बचेगा, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये बचेगा। तो इनसे क्या होगा हमारा कि अगर हमको यहाँ से एक्स और वाई का मान चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको एक समीकरण बनाना होगा, ठीक है, जिसमें किस रूप में होगा आपका x + y = 2, 2x + 3y = 6, अंडरस्टैंड। तो x + y यहाँ पर क्या करेंगे आपको, अब चाहेंगे क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने का तरीका आगे हमारे पास 3 विधियाँ हैं, जिनमें क्या होगा सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है एंड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसे बोल सकते हैं आपको यहाँ पे कि पहले हमारा जो होता है कि ठीक है प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और जो है वज्रगुणन विधि है, इसको खत्म करने के लिए, यानी कि इसको इसका एक्स और वाई मान को निकालने के लिए, ठीक है। एक्स और वाई का मान वहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पे √2 है, यहाँ पे 2√x है प्लस 2√y = 9 है, 4x प्लस कितना है आपका 5y = 19 है। ये आपका क्या हो गया युगपत समीकरण हो गया। और जब क्या होता है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर युगपत होता है तो युग में होते हैं दो होते हैं, तभी वहाँ से हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। अगला है संगत युग्म कंसिस्टेंस एंड, अब कंसिस्टेंट दो युग, अगर दो क्वेश्चन क्या है कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा उनका हल संभव है, ठीक है। यानी दो अगर समीकरण है और वहाँ से हमको एक्स और वाई का मान निकल जाता है, यानी कि उनका हल संभव हो जाता है, अर्थात वो कम से कम एक हल हो सकता है। कह रहे असंगत यानी इनकॉन्सिस्टेंट, कोई हल क्या होगा संभव नहीं होगा, यानी वहाँ से कोई हल संभव नहीं होगा। इसका हम आगे विस्तृत अध्ययन करते जा रहे हैं, आगे बता रहे हैं आपको तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका है अगला कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है उनका हमें क्या करना है, आपको आलेखीय निरूपण करना है, यानी कि आलेख के द्वारा हम उसका हल चाहते हैं। यानी अगर हम क्या करें आलेख के द्वारा हल चाहते हैं तो उनका हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाएंगे क्या करेंगे यहाँ पर, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे आपको जो है पहले इस लाइन में ग्राफ बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए ये दोनों लाइन क्या करेंगे इस ग्राफ पे 3 कंडीशन पैदा करती हैं। कौन कौन सी है, पहला हमारा दोनों एक बिंदु पर क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी। पहला क्या है आपका कि या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं क्या होगा आपको प्रतिच्छेद करती हैं किसी बिंदु पर। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि या तो ये समांतर हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे समांतर हो जाए। और तीसरा कंडीशन यह है या तो संपाती हो जाए। समांतर आपको समांतर मतलब समझ रहे हैं, समांतर मतलब ये होता है ऐसे, ठीक है, यानी ये लाइन इसके आपको पैरेलल है और इसके डिस्टेंस इक्वल है। दूसरी चीज़ आपका कि अगर हम बात करें संपाती की, संपाती मतलब हो गया आपको एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आपका कोई ट्रेन होता है, ठीक है, ट्रेन होता है आपका, तो ट्रेन क्या होता है आपका कि एक ही लाइन चलती है, पटरी है आपकी, इसी पटरी क्या है बार बार ट्रेन आने जा रही है, तो कितनी बार गई होंगी पता नहीं है। तो ये जो लाइन है आपका, एक लाइन ये हो गया ऐसे, ठीक है, और एक लाइन आपका ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे इसी पे जा रहा है, ठीक है, इसी पे, यानी दो ऐसे एक लाइन इधर इसी पे है और उसी लाइन एक लाइन और है। ये क्या हो जाएगा हमारा कि आपका क्या हो जाएगा आपका ये संपाती वाला रोल हो जाएगा। एक ट्रेन जो होता है हमारा उसी ट्रेन से, ऐसा तो है नहीं कि हमारा क्या है कि एक ट्रेन जाती है उसी पर दूसरी ट्रेन नहीं जाती है, तो किसका होता है आपका संपाती का, यानी दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं संपाती भी हो सकती हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम जो है इतना ही दे पा रहे हैं, ठीक है, और इसके आगे वीडियो को अगर आपको चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, कैसे आपको जो है लर्निंग प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए करेंगे आपको
कि आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि सर जो है वीडियो कैसा और अच्छा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपका कि ये करना है आपको कि जैसे आपको लिखने का जो प्रॉब्लम है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। रैखिक समीकरण के आलेखीय रूपांतर में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा a1x है प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 है, ठीक है। तो हम देख पाए यहाँ पे कि आलेखीय निरूपण जब देखेंगे तो इसमें आपका जो आलेख बनाएंगे इन दोनों का अलग अलग, तो 3 कंडीशन हमारे पास होते हैं। तो 3 कंडीशन जो हमें मिलते हैं वो पहला आपका है दोनों एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा आपका है परस्पर समांतर होंगी और तीसरा आपका है समपाती होंगी। इनके बारे में पहले देख लेंगे। पर अगर इसका मैथमेटिकल हम देखते हैं, मैथमेटिकल यानी कि हम गणितीय रूप में अगर इसको हल करना चाहते हैं तो पहला हमारा जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर देखें यहाँ पे कि यहाँ पे है कि आपका a1/a2 यानी कि a1/a2 और b1/b2 यानी a1/a2 और b1/b2, ठीक है। तो इसका अगर हम करते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिलता है आपको, यानी ये आपका दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आपको मिलता है तो क्या करेंगे, ये आपको पहला मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। ये रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अगर यहाँ पे है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये दो रेखाएं क्या करेंगी आपको, ठीक है, मैथमेटिकली आपको तो क्या होंगी, समांतर होंगी। पता क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, आपको समांतर हो जाएंगी। और तीसरा जो हमारा है आपका, ठीक है, ये रेखाएं a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये क्या करेंगे आपको, ये आपको जो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यह जो आपको मिलेगा यहाँ पे ये संपाती हो जाएंगे, ठीक है। संपाती मतलब क्या हो गया आपको, जैसे एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन से जा रही है ट्रेन, ठीक है, और इस ट्रेन पे दूसरा भी आ रही है। तो ये ट्रेन क्या करेगी, इस पहिए इस वाले जो ट्रेन को कितनी बार काटी होगी पहिए को, ये पता नहीं है, ठीक है। यानी इसका क्या होगा, अनंत हल होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसका क्या होगा, केवल आपको अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा, दो हल हो सकता है। और ये आपका जो परस्पर समांतर होंगी उनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर है आपका, तो कभी दूसरे को काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो इनका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तीसरा जो आपका है संपाती होंगी, तो संपाती मतलब क्या होगा, कोई पता नहीं कितनी बार इस लाइन को काटी गई है, ठीक है। तो यानी क्या होगा, इनका अनंत हल होगा। अब बात आती है कांस्टेंट जो है यहाँ पे संगत और असंगत की, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट की और कॉन्सिस्टेंट की। तो कॉन्सिस्टेंट तो वही होती हैं जो आपका पहला यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इनके हल होते हैं। और जो तीसरा आपका है यहाँ पे और संगत है यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी जिनके हल होते हैं वो संगत होते हैं और जिनके हल नहीं होते वो क्या होते हैं, आपको असंगत होते हैं। तो इस बात को आप पूरी तरह से जो है आपको गहराई समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है आपका। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन लगवाएंगे इसी की बेस पे, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं लेते हैं, तो 2x प्लस 4y प्लस जो है यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 9y, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसा है। अब देखते हैं यहाँ पे इनका हम कंपेरिजन करते हैं, मैथमेटिकली कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे आपका, ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 कितना है आपका, यहाँ पे a1 इक्वल टू हो जाएगा 2, b1 इक्वल टू हो जाएगा 4, c1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, यहाँ a2 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, और यहाँ हो जाएगा आपका b2 इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है, और c2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ देख रहे हैं आपका a1 कितना है 2/a2 कितना है आपका 4, b1 कितना है आपका 4, ठीक है, b2 कितना है आपका 9 है, ठीक है, c1 कितना है आपका 2 है, और c2 कितना है आपका 4, ठीक है। तो 2 ना 4, यानी कि 1/2 इक्वल टू 4/9, ठीक है, इक्वल टू 2/4, ठीक है, 1/, ठीक है। यहाँ देखिए आपका नॉट यानी बराबर नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि 1/2 नॉट इक्वल टू 4/9 बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन जो हमें यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी इसका एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है। आगे क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे आपसे अच्छे से, ठीक है। और आप इसको काफ़ी में नोट भी कर सकते हैं या फिर इसको समझ करके अपनी जो है एक्सरसाइज या जो है अपने किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप का। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद।